इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हम जो है इंडियन सिविल सर्विस के पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सेक्शन को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखे। उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट प्रोविजन भी और लाए गए थे, उन्हें देखे, जिसमें कैबिनेट मिशन 1942 देखे। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 देखे। और उसके बाद हमने माउंटबेटन प्लान 1947 को देखे। ये सब प्रोविजन जो है, 3 प्रोविजन जो लाए गए, ये एक्चुअल में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजन के लिए लाए गए थे। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, पहली बात, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये एक्ट क्यों आया, इसका मतलब क्या है? अगर हम देखें 1833 के चार्टर एक्ट में, जिसे हम पढ़ चुके हैं, उसमें ब्रिटिश ने कहा था कि भारत पर ब्रिटिश का पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल है। 1858 में वो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाते हैं, और वहां पर वो ब्रिटिश महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद से चार्टर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, 1892 आया, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। अगर इनमें हम देखें तो अचानक ब्रिटिश भारत को छोड़ने की बात क्यों करने लगे? 1942 में तो वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, इवन 1946 तक भी उनकी मंशा नहीं छोड़नी थी। अचानक में हुआ क्या? एक्चुअली में हुआ ये था कि जो ब्रिटिश थे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, और उनकी बहुत सारी अन्य देशों में भी कॉलोनी थी। उन सभी कॉलोनी में उनकी जो है स्थिति बिगड़ रही थी, और हर देश में उनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इसलिए उनको भारत में लग गया था वो बहुत ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकते हैं भारत में। इसलिए उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लाया। इंडियन इंडिपेंडेंस जब एक्ट भारत में आया, उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो थे, उन्होंने कहा कि हम जो पावर का ट्रांसफर कर देंगे, और उन्होंने एक डेट भी घोषित कर दिया। वो जो डेट था, उन्होंने बहुत जल्दीबाजी में 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली जो है, उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक डेट घोषित कर दिया कि ब्रिटिश रूल जो है खत्म हो जाएगा। कब? 30 जून 1948 को, यानी 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने कहा कि 30 जून 1948 को हम भारत को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, और जो पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, उसे रिस्पॉन्सिबल इंडियंस के हैंड में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअल हम देखते हैं। तो जो 30 जून 1948 फिक्स कर दिए, इसका असली मतलब ये था कि एक्चुअल वो भारत से जा रहे हैं, लेकिन भारत से जाने के साथ साथ उनका मतलब मानना ये था कि हमारे भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहे, और ये रिश्ते अच्छे रहेंगे तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी के स्तर पर फायदा होगा, और बिजनेस के लेवल पर भी फायदा होगा। तो उन्होंने ये डेट घोषित करके ये शो कर दिया कि हम भारत पर जबरदस्ती शासन नहीं कर रहे हैं, अब भारतीयों को शासन करने की कैपेबिलिटी विकसित हो गई है, इसलिए हमें भारत को अब छोड़ करके जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड, ये पावर ट्रांसफर की बात कही, उन्होंने कहा था कि हम किसी सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर करेंगे। ये जो पावर ट्रांसफर होगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब तक बन जाएगी तो उसके आधार पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो उसे ट्रांसफर किया जाएगा। अदरवाइज जो प्रोविंशियल स्टेट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना पा रहे हैं, या न ही बन रही, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हो रहे हैं, तो हम उनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी पावर दे देंगे। तो उनका ये कहना था। अगर हम आगे देखें एक्चुअल में, इन्होंने डेट फिक्स करने का जो मेन पर्पज था, पहला तो सिंसियरिटी बनी रहे, और साथ ही साथ उनको ये बात पता चल चुकी थी कि अब ब्रिटिश एम्पायर का इरिवर्सिबल डिक्लाइन हो गया है। इरिवर्सिबल डिक्लाइन का मतलब अब वापस ब्रिटिश भारत में सत्ता पर काबिज नहीं रह पाएंगे, और चाहे कुछ भी कर लें, वापस उस सत्ता में बहुत स्ट्रांग स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये प्रोविजन लाया। अब आगे हम देखें
अनाउंसमेंट जब ऐसे हुआ, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, तुरंत भारत में उपद्रव शुरू हो गया था। एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग ने तुरंत एजिटेशन यानी उपद्रव शुरू कर दिया। और उपद्रव का कारण क्या था? डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। मुस्लिम लीग कह रही थी कि भारत का विभाजन होना चाहिए और यहाँ पर एक पाकिस्तान नाम का एक देश बनना चाहिए जो कि एक धर्म के आधार पर होना चाहिए, मुस्लिम का कंट्री होना चाहिए, मुस्लिम कंट्री होना चाहिए सभी भारतीयों के लिए। लेकिन एक्चुअली उसने सभी भारतीयों की बात नहीं किया, वो केवल कुछ लोगों को लेकर गया और जो है पार्टीशन का मतलब एक्चुअल में सभी भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान में ले जाने का कॉन्सेप्ट था भी नहीं। तो अगर हम देखें 1947 में ये भारत का मैप है जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये जो हम रेड कलर यानी कत्थई कलर देख रहे हैं और ग्रीन कलर देख रहे हैं, एक्चुअल में यही है ब्रिटिश इंडिया। यही ब्रिटिश इंडिया है जिस पर ब्रिटिश का कब्जा था। और जो हमको व्हाइट कलर दिख रहे हैं ये एक्चुअल में प्रिंसली स्टेट है। तो हम देख रहे हैं कि राजस्थान, गुजरात के बहुत बड़े हिस्से, फिर ये उड़ीसा का हिस्सा, मध्य प्रदेश का, ये हैदराबाद तेलंगाना हिस्सा, ये कर्नाटक का हिस्सा, केरल का हिस्सा, कुछ हिस्से तमिलनाडु के हैं, यहाँ पर त्रिपुरा है, मेघालय है। तो बहुत बड़े क्षेत्र को हम देख रहे हैं एक्चुअल में भारत के ऐसे अंग हैं जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे। ये प्रिंसली स्टेट थे, करीब करीब 562 प्रिंसली स्टेट थे भारत में उस समय 1947 में। जब ब्रिटिश भारत में छोड़ के गए, यहाँ पर दो देश बनाया गया। पहला ये भारत में क्या था, ये जिसने कत्थई कलर है, दूसरे ग्रीन कलर जो है ये पाकिस्तान बनाया गया। जो व्हाइट कलर है इसे परमिशन दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कि ये चाहे तो भारत में मिल जाए, सम्मिलित हो जाए, या चाहे तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए, या चाहे तो स्वयं एक नया देश बना लें। ये एक्चुअल में जाते जाते बांटो और राज करो के बीज बो कर चले गए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, जिसके वजह से भारतीयों को इस एक पूरे भारत राष्ट्र के रूप में विकसित करने में। और ये ऐतिहासिक मैटर है कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये तीन लास्ट में भी नहीं मान रहे थे, लेकिन फाइनली जूनागढ़ और हैदराबाद को मानना पड़ा, भारत में शामिल हुए। कश्मीर शामिल नहीं हुआ। जब पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर दिया 1948 में, तब जाकर के वो भारत में सम्मिलित होने की बात कही। लेकिन तब तक वो कब्जा पाकिस्तान का कुछ हिस्सों पर हो गया था और आज भी कब्जा पाकिस्तान का है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही अनाउंसमेंट होता है भारत में उपद्रव शुरू हुआ। बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ था बंगाल में। बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल आज का और बांग्लादेश, और पंजाब मतलब पंजाब जो भारत का है पाकिस्तान का, दोनों मिलाकर बहुत ही खून खराबा हुआ था उस समय। अगर हम आगे देखते हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, तो ये पास कौन किया था? ये पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा? पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जो हमने कहा ये पार्ट है रेड और ग्रीन कलर में, इसको वो ब्रिटिश इंडिया कहते थे। वही उन्हीं पर उनका कंट्रोल था। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन करते हैं तो इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया डोमिनियन। ये डोमिनियन क्या है? पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। डोमिनियन का मतलब होता है कि इनकी पैरामाउंटेसी जो है एक देश की बनी रहेगी, यानी एक्चुअली ब्रिटिश का कंट्रोल भारत पर बना रहेगा। लेकिन जो इनका पहले क्रिप्स मिशन के समय या कैबिनेट मिशन के समय जो इनका इंटेंशन था वो गलत था। लेकिन अब इनका इंटेंशन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें डोमिनियन का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जब तक भारतीय चाहे पाकिस्तानी अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बना लेते हैं, एक नई सरकार नहीं चुन लेते हैं, रिपब्लिक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक हम डोमिनियन सिस्टम में रहेंगे। यानी ब्रिटिश से का एक्चुअल में कोई कंट्रोल तो नहीं रहेगा, लेकिन एक नॉमिनल हेड की तरह बिहेव करेगा। अगर हम देखें तो ये एक्ट जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई को जो है रॉयल असेंट मिल गया। यानी एक्चुअल में क्या था, ये जो बिल पास हो गया तो 18 जुलाई को इसे वहाँ के जो उस समय किंग थे उन्होंने इस पर साइन कर दिया। अब इस तरीके जैसे ही साइन किया गया तुरंत ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट में बट गया, भारत और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है एक्चुअल में दो पार्ट था, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश। तो ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। दो पार्ट में बांट दिए गए
और ये एक्ट जो है 15 अगस्त 1947 से इफेक्ट में आ गया। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया था, उसके बाद से 2 स्वतंत्र राष्ट्र हो गए। लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश ने ये भी कहा कि हम पहले 14 अगस्त को भारत का बंटवारा किया, यानी भारत का बंटवारा एक्चुअल में 14 अगस्त को हुआ, पाकिस्तान का क्रिएशन 14 अगस्त को हो गया। अब 15 अगस्त यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो रात थी, जहां से एग्जैक्ट डे की शुरुआत होती है 12 बजे जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर का शपथ ग्रहण कराया गया माउंटबेटन के द्वारा। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के माध्यम से कि लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर का हम जानते हैं मतलब होता है कि चुनाव की प्रक्रिया होगी, वहां पर जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी शासन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब था, एक्चुअली जो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी थे, उन सब ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और उन्होंने क्या किया, एक 3 जून को प्लान बनाया जिससे माउंटबेटन प्लान 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और सबने यानी किसने, कांग्रेस ने भारत के लिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए और सिख भी भारत में सम्मिलित हुए, इन सभी लोगों ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। 3 जून 1947 को विभाजन की प्रक्रिया जो होगी, विभाजन का जो प्रोविजन होगा, उससे सभी ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब भारत का विभाजन होगा। और 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। अगेन 3 जून 1947 को हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही, एक्चुअल में 9 दिसंबर 1946 को भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना हो चुकी थी। तो 9 दिसंबर 1946 से एक्चुअल में एक्टिव था। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, उसके लिए उन्होंने एक वर्ड रख दिया कि अगर कोई भी पार्ट भारत का हो जो प्रिंसली स्टेट है एक्चुअल में, अगर वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता है, उस पर क्या होगा, अनविलिंग टू एक्सेप्ट। अगर कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है, भारतीय जो संविधान बनाए जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहता है, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यानी ये प्रोविजन सिर्फ उसके लिए है जो स्वेच्छापूर्वक भारत राष्ट्र में, भारत देश में सम्मिलित होना चाहता है, और जो नहीं सम्मिलित होना चाहता है उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि ये मुस्लिम लीग ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद भारत का विभाजन हो गया। और साथ ही साथ ये लास्ट प्लान फॉर इंडिपेंडेंस था, यानी जो भारतीयों के लिए अब तक ब्रिटिश कानून बना रहे थे, जैसे उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, चार्टर एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। इन सभी एक्ट के बाद ये भी लास्ट एक्ट है। इसके बाद ब्रिटिश का कंट्रोल भारत पर खत्म हो रहा था और अब उनका भारत पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए कोई एक्ट नहीं पास कर सकते थे। तो इंडिपेंडेंस का जो प्लान था, इसी के साथ उनका ये लास्ट एक्ट था भारत के लिए। आगे हम देखते हैं इट एंडेड द ब्रिटिश रूल। तो भारत में जैसे ही यह एक्ट पास हुआ, 18 जुलाई 1947 को पास हो गया, 15 अगस्त 1947 को ये इफेक्ट में आ गया। वैसे ही तुरंत ब्रिटिश कंट्रोल भारत पर खत्म हो गया और इंडिया क्या हो गया, एक सोवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र हो गया, सोवरेन का मतलब इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है। जैसा कि अभी हमने देखा, उन्होंने कहा था कि ये जो है एक डोमिनियन सिस्टम होगा, लेकिन डोमिनियन सिस्टम एक्चुअल में वो था जब तक एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के आधार पर, इलेक्शन के आधार पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना न हो जाए, एक पूरा ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट की स्थापना न हो जाए। उन्होंने कहा सोवरेन स्टेट होगा। सोवरेन स्टेट का मतलब है कि ब्रिटिश का चाहे या अन्य किसी भी देश का, किसी बाहरी देश का या किसी बाहरी शक्ति का, पावर का भारत पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब भारत पूरी तरीके से एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला देश बन गया 15 अगस्त 1947 से। अब इसने दिया क्या, तो पार्टीशन दिया, क्रिएशन क्या हुआ, तो भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन बने। साथ ही साथ उसने कहा कि जो है राइट टू सिसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। एक्चुअल में कॉमनवेल्थ, ये टर्म हम सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है, कॉमनवेल्थ है क्या। एक्चुअल में जो ब्रिटिश थे वो दुनिया के बहुत सारे देशों पर कब्जा किए हुए थे,
जो जैसा हमने अभी शुरू में कहा कि ब्रिटिश चाहते थे कि जब हम भारत से जाएं तो भी भारतीय हमारे प्रति सिंसियर रहे, हमारे रिलेशन अच्छे रहे। उन्होंने एक्चुअल में कॉमनवेल्थ बनाया था, वो ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम करती है। उन्होंने कहा कि जो भारत या अन्य देश जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं उनका एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप में सभी लोग जो है एक मेंबर के फॉर्म में होंगे, लेकिन उस ग्रुप की हेड जो होगी वो ब्रिटिश क्वीन होगी, यूनाइटेड किंगडम की क्वीन होगी या यूनाइटेड किंगडम का किंग होगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्र जैसे भारत या पाकिस्तान चाहें कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं रहेंगे, मतलब हम ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि हम गुलाम थे कभी, तो इस एक्ट के द्वारा उन्होंने ये भी कहा कि प्रोविजन है, बाध्य नहीं है कॉमनवेल्थ में रहना, कॉमनवेल्थ को छोड़ सकते हैं। परंतु भारत और पाकिस्तान आज भी कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं और अमेरिका भी गुलाम था ब्रिटेन का, लेकिन वो कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है। उसने कहा कि हम गुलामी की कोई भी प्रतीक अपने पास नहीं रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि हमारे देश में एक ऑफिस ऑफ वायसराय था। वायसराय 1947 में भारत का कौन था? तो वेवेल था। तो जो वेवेल भारत का वायसराय था अब उसको हटाया गया, यानी इसके पोस्ट को एबोलिश कर दिया गया और साथ ही साथ भारत में फिर से एक गवर्नर जनरल की पोस्ट की स्थापना की गई। और जो गवर्नर जनरल था उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो ब्रिटिश किंग करेगा, लेकिन किसके एडवाइस पर? डोमिनियन कैबिनेट के। यानी इसका मतलब यह है कि भारत में अब डोमिनियन कैबिनेट स्थापित हो गए, क्योंकि भारत में इलेक्शन हुआ नहीं था। अब इलेक्शन नहीं हो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को उसने काम करना शुरू किया, वही एक्चुअल में हमारे लिए लेजिस्लेचर का भी काम कर रही थी। और उसी में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए थे। तो उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट, उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आ गया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए थे और राष्ट्रपति का पद नहीं था, राष्ट्रपति के तौर पर गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है ब्रिटिश किंग करेगा, लेकिन वो डोमिनियन कैबिनेट यानी जो भारत में लेजिस्लेचर थी, जो एग्जीक्यूटिव था, उसके एडवाइस पर करेगा, नहीं वो अपने मनमानी नहीं करेंगे। और हिज मजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। तो हिज मजेस्टी गवर्नमेंट, इसका मतलब है क्राउन रूल। तो हिज मजेस्टी आज भी यूज होता है। जैसे देखते हैं एलिजाबेथ का कल डेथ हो गया, सभी लोगों ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रूस ने कहा, चाहे जो अभी ऋषि सुनक थे चुनाव लड़े हैं, उन सभी लोगों ने, जितने बड़े नेता हैं सभी लोगों ने एक शब्द में कहा, हिज मजेस्टी के प्रति हम अपनी निष्ठा दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये ब्रिटिश क्राउन की प्रति निष्ठा का शब्द है हिज मजेस्टीज गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि हिज मजेस्टी यानी क्राउन रूल की अब भारत या पाकिस्तान में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। देश में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था कैसी है, प्रशासन कैसा है, शासन कैसा है, इस पर हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट भारत और पाकिस्तान अपना गवर्नेंस सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को स्वयं संभालें। इम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो यह एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, जैसा हमने कहा 1946 में बनी थी, इसको पावर दे दिया, पावर ऑफ द टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड एडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या कहा कि किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और उसे एडॉप्ट करने की भी इनके पास पावर हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो एक्ट भारत में अब तक बन गए हैं, जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, 1946 तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का जो कानून था वही लागू था। तो उन्होंने कहा कि चाहे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो, या कोई अन्य लॉ हो, जैसे CRPC, CPC, CR, ये जो भी अन्य लॉ है, कानून है, उन्होंने कहा किसी भी लॉ को, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास अब पावर है कि किसी भी लॉ को रिपील कर सकते हैं, इवन इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, यानी किसी भी लॉ को रिपील कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, नल एंड वाइड कर सकते हैं, द एंड कर सकते हैं। ये किसके पास पावर दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? ये बड़ा चालाकी वाला वर्ड है।
इंक्लूडिंग का मतलब है कि इंडिपेंडेंस एक्ट का मतलब क्या है, हमें स्वतंत्रता मिल रही है। अब कोई राष्ट्र ये कहे कि हम स्वतंत्र ही नहीं होना चाहते हैं, हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो इस एक्ट को, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को एबॉलिश कर दो, नल एंड वाइड कर दो, ऑटोमेटिक ब्रिटिश एम्पायर के हिस्सा बन जाओगे, यानी फिर से गुलाम बन जाओगे। ऐसा आज भी चल रहा है। अभी पिछले साल एक फ्रांस का अभी कॉलोनी है प्रशांत महासागर, वहां पर इलेक्शन हुए हैं, रेफरेंडम हुआ है, और वहां के लोगों ने अभी भी कहा है कि हम फ्रांस देश के ही हिस्सा, फ्रांस के एम्पायर के फार में हम रहना चाहते हैं, नए देश के फार में नहीं बनेंगे। तो वही इनका कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई चाहे फिर से भारत या पाकिस्तान या कोई प्रिंसली स्टेट वो ब्रिटिश एम्पायर का अंग बना रहना चाहे तो बन सकता है, क्योंकि उन्होंने पावर दिया था क्या कि चाहे कोई इंडिया में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, या स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए। Empowered the Constituent Assembly of both dominion to legislate their respective territory। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एक्चुअल में इलेक्शन तो हुए नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यही लेजिस्लेचर के फंक्शन को परफॉर्म करेगी, और वो जो है क्या करेंगे, लेजिस्लेचर अपने टेरिटोरियल एरिया में जो उनका डिफाइंड या डिमार्केटेड एरिया है उसके अंदर वो अपने किसी भी तरह के लॉ को बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर उनका टोटल कंट्रोल होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, यही लेजिस्लेचर पावर इससे पास होगा, यानी जो सोवरेन वर्ड यूज किया गया था भारत के लिए, उस सोवरेन वर्ड का जो इस्तेमाल करेगा, प्रयोग कौन करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी, यानी उसके पास अब पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व है। अब एक बात और कहा गया कि चूंकि ये भारत जो है आजाद हो रहा है, पाकिस्तान नया देश बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई भी कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती है, कोई भी एक्ट पास करता है, तो वो भारतीय जो डोमिनियन है, जो भारत और पाकिस्तान नाम के जो डोमिनियन बनाए जा रहे हैं उन पर एक्सटेंड नहीं होगा, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है कंप्लीट एक स्वतंत्र देश बन चुका है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसके ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है और उसका हिस्सा पहले भारत हुआ करता था, अब उनके पास कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि भारत ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है, इसलिए कोई भी कानून बनेगा तो अब भारत पर अप्लाई नहीं होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट उन्होंने एबॉलिश कर दिया, और जो उसके फंक्शन थे, काम काज थे, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर को सौंप दिया गया। जैसा कि हमने कहा कॉमनवेल्थ का मेंबर भारत आज भी है, और एक्चुअल में क्या है, इसमें सिंपल उन देशों को शामिल किया गया है जो ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनी थे। अब हम देखते हैं कि ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एबॉलिश कर दिया गया, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट फिर से लाया गया। उस समय गवर्नर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, एक्चुअल वायसराय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, वायसराय भारत का कौन था, तो वायसराय वेवेल था। उस वेवेल को पोस्ट को भी हटाया गया। साथ ही साथ वायसराय का पोस्ट जैसे खत्म हुआ, फिर से गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया गया, और माउंट बेटन जो है भारत का पहला नहीं अंतिम गवर्नर जनरल बना। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। ब्रिटिश साम्राज्य की जो सर्वोच्च सत्ता थी वो भी खत्म हो गई भारत के ऊपर, ये ऐसा कहा। साथ ही साथ कहा इंडियन प्रिंसली स्टेट पर भी नहीं होगी, और जो ट्राइबल रीजन कुछ है, जैसा कि हमारे 1947 की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ प्रिंसली स्टेट थे और कुछ ट्राइबल एरिया भी थे। एक्चुअल में वहां पर ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं था, वो उनका जो रहन सहन था उस पर ब्रिटिश डरते थे जाने, क्योंकि जंगलों में रहते तो वहां पर जा नहीं सकते थे, वो बहुत स्थिति उनकी बिगड़ जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल एरिया है उन पर भी अब ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म होती है, प्रिंसली स्टेट पर भी खत्म होती है, और ब्रिटिश इंडिया पर भी 1947 में खत्म हो जा रही है। ग्रांटेड फ्रीडम टू द प्रिंसली स्टेट। अब उन्होंने क्या कहा, प्रिंसली स्टेट के पास पूरा पावर है, वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए और चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या वो स्वयं इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नेंस है, डोमिनियन स्टेट जो है, इनका अपने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो होगा, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग चले, यानी उनका जो शासन है और प्रशासन है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, एक्चुअल में तो भारत छोड़ के जा रहे हैं,
अब देश का कानून अचानक में तो खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि देश में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। वैसे ही बहुत ज्यादा अव्यवस्था थी, विभाजन के वजह से बहुत ज्यादा देश में उपद्रव चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, खून खराबा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक वो अच्छा ही प्रोविजन था, क्योंकि इससे राष्ट्र की स्टेबिलिटी डिफाइंड होती है। उन्होंने कहा कि अब जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लिया जाता है, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेती है और साथ ही साथ उसे एक्सेप्ट भी करना है, जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेती है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो है अपना कानून मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनका गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। हाँ, उनके पास ये पावर होगी, वो ऑथोराइज्ड हैं उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लगे कि किसी प्रोविजन को हमें हटा देना चाहिए या कुछ और चीज़ें ऐड कर देना चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। वे उनके पास अथॉरिटी है, पावर है उसके पास। अब उन्होंने क्या, ब्रिटिश मोनार्क को जो एक बिल होता है रिजर्व करने का कंडीशन, उसे डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव का मतलब भी यहाँ पर है कि पहले क्या होता था कि जैसा हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब कोई बिल पास होता था तो वायसराय साइन करता था, लेकिन वायसराय साइन कर दे तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसको वीटो कर सकता था। वो पास कर दे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वीटो कर सकती थी, और वो भी पास कर दे तो किंग इन काउंसिल वो वीटो कर सकता था। और उसका हेड कौन होता था, किंग या क्वीन ही होती थी। इसका मतलब सिंपल सा था कि एक वो अपना तंत्र बना रखे थे कि अगर हमारे खिलाफ कोई कानून होगा तो उसे हम पास नहीं होने देंगे। अब यानी बिल को रिजर्व करने की कंडीशन थी, कुछ बिल रिजर्व कर दिए जाएंगे, डायरेक्ट क्राउन के पास जाएगा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाएगा, वो देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, अगर उन्हें लगेगा तो पास करेंगे, अदरवाइज पास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो बिल रिजर्व करने की कंडीशन है, क्राइटेरिया है, अब वो खत्म हो गया। यानी ब्रिटिश मोनार्क के पास कोई बिल नहीं भेजा जाएगा वीटो पावर के लिए या उनसे पूछने के लिए कि आपकी इस पर राय क्या है। बट दिस राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। लेकिन एक बात और है, जो भारत में उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट है, डोमिनियन स्टेटस जो दिया, उन्होंने कहा कि ये पावर इसके पास होगी, गवर्नर जनरल के पास। यानी गवर्नर जनरल वीटो कर सकता है, अगर उसे कोई लॉ लगे, कोई एक्ट ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो अपनी एसेंट नहीं देगा। जब तक वो अपनी अनुमति या सहमति नहीं देता है तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है उसकी नियुक्ति कैसे होगी, अभी हमने देखा, उसकी नियुक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसके रिकमेंडेशन पर, उसके सुझाव पर होगी। जब उसके सुझाव पर होगी जिसका मतलब साफ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि एक्चुअल में लेजिस्लेचर के फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को भी देख रही है, अब वह जो है अगर सजेस्ट करेंगे तो गवर्नर जनरल उसको पास कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया थी कि कोई अनफॉर्सिन कंडीशन के लिए था, नॉर्मल कंडीशन के लिए नहीं था, किसी अनफॉर्सिन कंडीशन के लिए था। आगे देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर दो पोस्ट डिजिग्नेट किए गए कि भारत का जो सर्वोच्च पर्सन होगा, जो हेड ऑफ स्टेट होगा, वो कौन होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो प्रोविंस राज्यों का हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ प्रोविंस होगा, वो कौन होगा, प्रोविंशियल गवर्नर होगा। ये एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, यानी नॉमिनल हेड था। एक्चुअल में इसकी मेन पावर जो है नहीं पास, इसके पास नहीं थी। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो भारत के राष्ट्रपति जो है कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड है, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट का हेड होते हैं। यानी राष्ट्रपति स्टेट हेड है, देश के प्रमुख हैं, और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। सिंपल यही केस राज्य में भी चलता है। तो उन्होंने ये दो पोस्ट डिजिग्नेट किए और उन्होंने कहा कि जो काउंसिल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और प्रोविंशियल गवर्नर को, रेस्पेक्टिव स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे इस शासन को कैसे चलाना है, उसी अनुसार शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। यह प्रक्रिया आज भी ऐसे ही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट पर राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं और राज्य स्तर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्यपाल को। हम देखते हैं टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, ये उन्होंने ड्रॉप कर दिया।
यानी अब एम्परर ऑफ इंडिया वर्ड को ही ड्रॉप कर दिया, यानी अब एम्परर ऑफ ब्रिटिश जो होता था एक्चुअली वो ब्रिटिश एम्परर, भारत का भी एम्परर होता था, तो उनका ये जो टाइटल किंग ऑफ इंग्लैंड के पास थी, अब वो टाइटल एबोलिश कर दी। अब भारत में कोई एम्परर नहीं है, कोई किंग नहीं है, भारत में एक डोमिनियन स्टेटस है, इसका प्रमुख गवर्नर जनरल है और गवर्नमेंट की अपनी पावर है। आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। सिविल सर्विस, जैसा कि हमने देखा आज ही भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हम तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, सिविल सर्विस। तो एक्चुअल में जो सिविल सर्वेंट थे अब उनका क्या होगा, ये भी एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि क्या उनको एक रिटायरमेंट दे दिया जाए, नए तरीके से सिविल सर्वेंट की नियुक्ति किए जाए, या उनके पावर में चेंज किया जाए, क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो है, जो सिविल सर्वेंट के मेंबर हैं, जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुके थे, नौकरी कर रहे थे, वो कंटिन्यू रहेंगे और उनको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे। यानी जो भारत में सिविल सर्वेंट हैं 1947 का समय, उनको किसी भी तरीके से रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा देश के खिलाफ आचरण न करें तब एक नॉर्मल कंडीशन में रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा, और उनकी कोई बेनिफिट, सैलरी या जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी कम नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उनका क्या, डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट, यानी भारत में अब सिविल सर्विस के माध्यम से सिविल सर्वेंट की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, उनके पोस्ट का रिजर्वेशन है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया के पास नहीं होगा। यानी अब भारत में सिविल सर्वेंट की नियुक्ति करने की पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास खत्म हो गई। और साथ ही साथ इन्होंने 14 से 15 अगस्त, यानी जो हम 15 अगस्त 1947 को कहते हैं, उन्होंने क्या किया, सारा पावर ट्रांसफर किया, पावर वाइज ट्रांसफर। तो पूरा पावर ट्रांसफर हो गया किसको, इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान जो कि एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन डोमिनियन थे, इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। आगे हम देखें लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। एक्चुअल में हुआ ये था कि ब्रिटिश ने पावर दे दिया कि गवर्नर जनरल का पोस्ट भी तुम अपने पास रखो। उन्होंने कहा कि भारतीय चाहें तो गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है डोमिनियन स्टेट के नाम पर, लेकिन गवर्नर जनरल कौन बनेगा ये कैबिनेट डिसाइड करेगी, वो चाहे तो भारतीय स्वयं बन जाए। लेकिन भारत का जो उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो लेजिस्लेचर की तरफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, उसने कहा कि हम लॉर्ड माउंटबेटन जो 3 जून 1947 से भारत के वायसराय थे, उनको कहा कि हम गवर्नर जनरल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो वो गवर्नर जनरल 1948 तक रहे। फिर जो है भारतीय में अपने एक एक्सेप्ट किया, आगे चल करके एक इंडियन बने, वो साउथ के थे। सोर्न इन जवाहरलाल नेहरू एज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बनी थी, वही तुरंत पार्लियामेंट बन गई। यानी इंडियन डोमिनियन जो है उसका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया और प्राइम मिनिस्टर के रूप में जवाहरलाल नेहरू को शपथ ग्रहण कराया गया। और उसके बाद बहुत सारे मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण कराया गया था। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने गवर्नर जनरल के तौर पर जिन्ना को ही नियुक्त कर दिया था, और उसने बाद में, लेकिन डोमिनियन स्टेटस भारत में 1948 के बाद खत्म कर दिए गए, क्योंकि भारतीय खुद उस पोस्ट पर आसीन हो गए, जबकि पाकिस्तान में 1956 तक ये चला था। अगर हम देखें अंतरिम गवर्नमेंट, एक्चुअली जैसा कि हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की प्रक्रिया 1946 में शुरू हो गई थी, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम गवर्नमेंट भी गठित कर दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश अब ट्रांसफर करने वाले थे पावर को। तो उसमें जो नई कैबिनेट गठित की गई थी, अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसमें जो है 14 लोगों का नाम सामने आता है कि क्या क्या उनको विभाग पोर्टफोलियो दिए गए, क्या क्या मंत्री बनाए गए। तो जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन बनाए गए। यानी जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत का विदेश मंत्री और कॉमनवेल्थ को देखने के लिए बनाया गया। और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। जॉन मथाई इंडस्ट्री एंड सप्लाई
जगजीवन राम को लेबर मंत्रालय मिला, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला था, CH भाभा को वर्क माइन एंड पावर डिपार्टमेंट मंत्रालय मिला था, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिला था। इससे एक्चुअल में 1946 में कांग्रेस ने शासन अंतरिम गवर्नमेंट बनाया, बाद में मुस्लिम लीग ने भी शामिल हुआ था, यानी मुस्लिम लीग तुरंत नहीं शामिल हुआ लेकिन बाद में शामिल हुआ। तो लियाकत अली खान जो है मुस्लिम लीग की तरफ से थे, उसको जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। अब्दुल राब निसार ये भी मुस्लिम लीग की तरफ से, तो पोस्ट एंड एयर दिया गया। आसफ अली को रेलवे ट्रांसपोर्ट दिया गया, ये कांग्रेस से थी। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट दिया गया। आई चंद्रीगर को जो है कॉमर्स दिया गया और गजनफार अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया और जोगिंदर नाथ मंडल को कानून मंत्री बनाया गया। जैसा कि हमने कहा कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, इस सी राजगोपालाचारी जो हैं, इन्हीं को 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन को हटा करके इन्हें सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त को, तो जो नई कैबिनेट गठित की गई उसको अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर हो गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो गए। ये जो है तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू PM बन गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। राजेंद्र प्रसाद को फूड और एग्रीकल्चर मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय। डॉक्टर जान मथाई को रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई। RK शनमुगम चेट्टी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। भीमराव अम्बेडकर ला मंत्री बने, यानी कानून मंत्री जो है पहले मंडल को दिया गया था, जो है ये जोगिंदर नाथ मंडल को बनाया गया था, लेकिन अब जो है भीमराव अम्बेडकर को भी कैबिनेट में शामिल किया गया, लेकिन वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, यानी कांग्रेस के मेंबर के तौर पर वो कैबिनेट में शामिल नहीं हुए थे। जगजीवन राम लेबर मिनिस्ट्री, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। CH भाभा को कॉमर्स मिनिस्ट्री दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई दिया गया और VN गाडगिल को वर्क माइन एंड पावर दिया गया। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये भी कांग्रेस के नहीं थे। जो तो हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग कांग्रेस के नहीं थे, इनको जो है फिर भी कैबिनेट में शामिल किया गया था। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट कंप्लीट हुआ और हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस का जो पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि UPSC ने इस पर क्वेश्चन क्या पूछे भी हैं कि नहीं पूछे हैं। ये जो हमारा टॉपिक है इतना दिनों से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के नाम पर काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है, तो हम देखते हैं UPSC ने इस पर क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन 2021 में पिछले साल पूछे गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 21 February इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। द डिमांड दैट Bangla has to be one of the national language was raised in the Constituent Assembly of the Pakistan। ये क्वेश्चन हम देखें एक्चुअल में UPSC ने पूछा था कि कैंडिडेट इसको सॉल्व न कर पाए। हम अपने इतिहास में ऐसी चीजें नहीं पढ़ते हैं जनरली, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। इसका साफ मतलब है ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना था, इसको अटेम्प्ट करने का मतलब गलती होने की पूरी संभावना। तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था और इस पर गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावना सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट में नहीं है, पहले स्टेटमेंट में भी, क्योंकि ये जो 21 फरवरी की बात की गई है ये एक्चुअल में सही है, लेकिन जहाँ यूनिसेफ की बात की जा रही है गलत है, ये यूनेस्को है। यानी जो ये पूरा स्टेटमेंट है, अगर हम यूनिसेफ को हटा करके यूनेस्को कर देंगे तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत है। और दूसरा देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में हमारे किताबों में कहीं कुछ नहीं होता है और हम पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि हम भारतीय संविधान और भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं।
ये स्टेटमेंट वैसे सही है, कंप्लीटली सही है। तो अगर हम देखें इसका आंसर बी होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन में हम देख लें तो 21 फरवरी, 21 बंगाली शब्द है जिसका मतलब 21 होता है। तो बांग्ला भाषा में 21 का मतलब 21 होता है। 21 फरवरी 1952 को जो है एक्चुअल में ढाका यूनिवर्सिटी के जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि उनके ऊपर ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो उस पर थोपा जा रहा था उर्दू को। उसी के विरोध में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। बाद में 21 फरवरी को ही यूनेस्को ने क्या किया, इसे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में घोषित कर दिया। जैसा कि हमने कहा तो यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को है। और दूसरा क्या स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। अब इस तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और कुछ और पूछना हो, कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इसके बाद है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। आगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे सिलेबस का सेकंड टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। हमारा ये सिलेबस के पूरे हिस्से को हम कंप्लीट करेंगे। ये जो है वीडियो चल रहे हैं, जो लेक्चर चल रहे हैं, कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक यू, जय हिंद।